हे गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम हर बार की तरह टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। निम्न में से कौन-सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? तो जो ठंडा महासागरीय धारा नहीं है, वो हो जाएगा हमारा अगुलहास। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट है, ठीक है? अगुलहास जो है एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन-सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जो यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है एबरडीन, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और दिए गए कोड का यूज़ करना है, ठीक है? नीचे कोड दिया है, तो देख लेते हैं। एक साइड हमें शहर दिया है और दूसरी साइड दिया है कि किस नदी के किनारे है, कौन-सा शहर, ठीक है? तो जो हमारा खार्तूम है, जो खार्तूम हो जाएगा वो नील नदी के किनारे है, ठीक है? ब्रेज़ाविले ब्रेज़ाविले हमारे ज़ेरे नदी के किनारे। रॉटरडैम, जो रॉटरडैम है, वो हमारे राइन नदी के किनारे और जो पेरिस है, वो हमारे सीन नदी के किनारे। तो इस क्रम में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है। तो जो ब्राज़ील में बड़े जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फेजेंडा, ठीक है? फेजेंडा कहा जाता है उन्हें, जो ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी के बागान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो ऐसा कौन-सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें प्रजाति की जो विविधताएँ हैं ना, वो अपेक्षाकृत अधिक है, ठीक है? तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रभाल भित्तियों में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, प्रभाल भित्तियों में क्या है? अपेक्षाकृत अधिक विविधता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो स्थित है, वो स्थित है क्यू, ठीक है? और ये क्यू जो है वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अगर किसी का एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या करेगा? ऋणात्मक होगा ना, तो हमारे जो पिंड का जो वेग होगा, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब क्या होगा? उसके त्वरण में चेंजेस आएँगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो देखना है कि इनकरेक्ट आंसर देखना है, ठीक है? यानी कौन-सा हमारा जो जोड़ा है वो गलत है। तो देख लेते हैं, सरदार सरोवर बाँध। तो हमारा जो सरदार सरोवर बाँध है, वो नर्मदा पे करेक्ट है। तिलिया डैम कोनार नदी पे, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है? बाकी अन्य देखते हैं, गांधी सागर बाँध चंबल नदी पे है, बिल्कुल करेक्ट है। नागार्जुन सागर बाँध कृष्णा पे है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, वो हमारा तिलिया डैम कोनार नदी, ये इनकरेक्ट है, ठीक है? यानी सही मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बेसाल्टिक लावा के अवक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ था? तो बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण जो भारत में मिट्टी का जो निर्माण हुआ था, वो हुआ था रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियों के रूप में निम्नलिखित में से कौन-सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ना, पूछा रहा है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन-सा जो निकासन है, उसका पैटर्न पाया जाता है इनमें? तो इसमें पाया जाता है ट्रेसिल पैटर्न, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, ट्रेसिल पैटर्न पाया जाता है दक्षिण भारत की जल नदियों में। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली, ये क्या है? 4 भाषाएँ हैं, ठीक है? इनको जो थी संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, ठीक है? और वर्तमान में संविधान की जो 8वीं अनुसूची में है ना, उसमें 22 भाषाएँ हैं। कमेंट करके बताइए कि जब ये ऐड करी गई थी, उससे पहले कितनी भाषाएँ थी, ठीक है? तो देख लेते हैं। तो पूछा रहा है कि जो मैथिली थी, डोगरी थी और बोडो और संथाली भाषाएँ थी, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है ना, उसके जो सदस्य होते हैं या उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उनको हटाने की जो शक्ति है, पूछा जा रहा है कि किसमें है, ठीक है? तो उनको हटा सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो कल ही ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कल का जो टॉपिक था हमारा, उस पे ये डिस्कस किया था, ठीक है पूरा। तो जो हमारे संविधान में पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जो जातियाँ हैं, उनके आरक्षण का प्रावधान है जिसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद
332, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? तो ऐसी कौन सी सूचियाँ हैं जिन पर विधि यानी नियम बनाने का जो अधिकार संसद को है? इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इसका जो संघ सूची और समवर्ती सूची है, इसको जो विषयों का जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 यानी संघ सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो अगर हमें राष्ट्रपति शासन लगाना है किसी राज्य में, तो सीधी-सीधी बात ये पूछा रहा है कि अगर हम उसको प्रस्ताव को जो मंजूरी देने के लिए दोनों सदनों में पारित करना है, तो कौन-सा बहुमत आवश्यक है, ठीक है, उसके लिए? तो उसके लिए जो हमारा बहुमत चाहिए, वो चाहिए साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, साधारण बहुमत से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल उद्बंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निहरता के प्रश्न का निर्णय लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो 10वीं अनुसूची जो रिलेट करती है वो करती है दल-बदल उपबंध से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल-बदल से संबंधित होती है 10वीं अनुसूची में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट है, ठीक है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष में क्या होता है, 10वीं अनुसूची में जो दल-बदल होता है, उसके लोकसभा अध्यक्ष के किसी भी सदस्य की जो निहरता पे प्रश्न का जो निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, ठीक है। निम्न में से कौन-सा रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल कौन-सा नहीं है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मक्का, ठीक है। मक्का रेशेदार फसल नहीं है, बाकी कपास, जूट और मेष्ठा, मेष्ठा नहीं, ये मोष्टा होगा, ठीक है। ये क्या है, रेशेदार फसलें होती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो जो राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है, वो कौन व्यक्त करता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय आय व्यक्त की जाती है, वो की जाती है स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आय स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद द्वारा व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो जो कृषिगत जो वस्तुएं होती हैं, उसके विपणन हेतु जो हमारा संगठन उत्तरदायी है, वो उत्तरदायी है NAFTED, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, NAFED जो हमारा है, वो कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु उत्तरदायी संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाए, तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होगा, ठीक है। यानी किस पे प्रभाव पड़ेगा यदि RBI क्या कर देगी, नकद आरक्षित जो अनुपात हो उसमें वृद्धि कर दे, ठीक है, बढ़ोतरी कर दे। तो इससे क्या हो जाएगा, मुद्रा जो आपूर्ति में कमी आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में कमी आ जाएगी यदि RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोलिथ है, तो जो हाइड्रोलिथ है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्राइड, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, हाइड्रोलिथ है कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो जो परमाणुओं के बीच जो बंध होते हैं, उनमें जो ऊर्जा संरक्षित होती है, वो होती है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा द्वारा क्या होते हैं, वो बंध आपस में बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो आयन जो सम इलेक्ट्रॉनिक है वो कौन से युग्म में है, ये बताना है, ठीक है। तो Na+ और O-, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na+ O- जो होगा, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो स्वच्छ ईंधन कौन सा हमारा एक, वो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, प्रोपेन एक स्वच्छ ईंधन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो जो कार्बनिक अम्ल हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्बनिक अम्ल कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हमारा कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो जब वायु में आता है ना कॉपर, तो पूछा है कि उसकी जो सतह होती है उस पर एक हरी परत चढ़ जाती है। तो यह जो सतह पे जो हरी परत चढ़ती है, तो ये कौन से यौगिक के संपर्क में आने पे बनती है, ये बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट के कारण बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, तो कौन सा ऐसा सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। तो इसका जो हमारा थायमिन है वो वेरी वेरी करेक्ट है। एस्कोर्बिक अम्ल ये इसका भी करेक्ट है। विटामिन ए वर्णलाता, ठीक है, विटामिन ए वर्णलाता ये नहीं है, ठीक है। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या है, सुमेलित नहीं है। विटामिन के रक्त जमने से संबंधित है, ठीक है। अगर विटामिन के, अगर किसी बॉडी में विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा, उसका रक्त अगर कहीं पे हाथ या कोई ब्लड आ रहा है कट के, तो उस पर क्या होगा, रक्त नहीं रुकेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो क्या है, इनकरेक्ट है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ए से जो होता है वो रतौंधी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैव सूचक है। तो जो वायु प्रदूषक का जो जैव सूचक है वो है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन से हमारे ये पता कर सकते हैं कि वायु प्रदूषक कितना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो जो ल्यूकेमिया है एक प्रकार का कैंसर है, कुछ आ रहा है कि, और उसमें क्या होता है, असाधारण बढ़ोतरी होती है, वो किसकी होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है, ल्यूकेमिया में असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, कोणीय वेग की विमा क्या होती है। तो जो कोणीय वेग की विमा होती है वो होती है T-1, ठीक है। इसमें जो हमारा M0 दिया है, L0 दिया और T-1 दिया है ना, ये करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह T-1 दिया होता ना, वो भी करेक्ट होता, ठीक है, क्योंकि M0 और L0 की दोनों की कोई वैल्यू नहीं है और T-1 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी T-1 भी होता तो क्या है, राइट है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो जो पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, पौधे। नेक्स्ट देखते हैं, दंतवलक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। तो जो दंतवलक कैल्शियम के जो कौन से यौगिक से बनता है, वो बनता है कैल्शियम फास्फेट से। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट से दंतवलक बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की, यानी कौन सी ऐसी फंक्शन की है जिसमें एडिट मोड पर जाने में मदद मिलती है। तो एडिट मोड पर जान, एक्सेल में अगर काम कर रहे हो तो एडिट मोड पर जाने में कौन सी ऐसी फंक्शन की है जो मदद करती है हमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो F2 दबाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगा, एडिट मोड में आ जाएगा, ठीक है, वो एक्सेल के प्रोग्राम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी के प्रेम गाथा का जो वर्णन है ये पूछा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है मृच्छकटिकम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मृच्छकटिकम। कमेंट करके बताइए मृच्छकटिकम जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मैं 10 बार बता चुका हूँ, इंस्टा पे भी है, इंस्टा पे 10 बार ये MCQ अपलोड कर चुका हूँ और प्रीवियस वीडियो में भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ ये। चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो चेदी वंश का जो संबंध है वो संबंध है कलिंग से। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, कलिंग से संबंधित है चेदी वंश से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है। तो जो बुद्ध को अंकित किया है, ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने सिक्के बनाए थे जिसमें उसमें बुद्ध को अंकित किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कनिष्क द्वारा अपने जो सिक्के चलाए गए थे उसमें बुद्ध को अंकित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो अगर आपने प्राचीन भारतीय इतिहास की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट बनी है प्राचीन भारतीय इतिहास करके, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो जो इसको जो आमंत्रित किया था, ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो आमंत्रित किया गया था वो किया गया था आलम खान द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, आलम खान द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण हुआ था, ठीक है, यानी जो 2 बार जो सिंहारोहण हुआ था वो किस मुगल बादशाह का हुआ था, ये पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। तो औरंगजेब ऐसा एक मुगल बादशाह था जिसका 2 बार क्या हुआ था, राज्याभिषेक भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका हम यानी सिंहारोहण हुआ था। अगर राज्याभिषेक पूछा है तो ये भी करेक्ट आंसर बनेगा कि राज्याभिषेक भी एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे जाता है, किसे गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, और 10 बार पूछ चुका हूँ, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति आंदोलन को तो दक्षिण से उत्तर लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद को, इंपॉर्टेंट है, हाँ 10 बार बोल दिया है कि रामानंद इंपॉर्टेंट है कि जिसने क्या किया था, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था, इंपॉर्टेंट है कि उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद करवाया गया था वो करवाया गया था दारा शिकोह द्वारा। और ये जो दारा शिकोह था
ये किसके टाइम पीरियड पे भागा था ये बताइए, ठीक है। सॉरी, सुलेमान सिको था इसका पुत्र, ठीक है, दारा सिको का पुत्र। नेक्स्ट देखते हैं वो किसके टाइम पीरियड पे भागा था और किसने शरण दी थी उसको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। तो 1857 की क्रांति के टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि उस टाइम पे जो जिहाद का प्रचार किया था वो किसने किया था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह द्वारा किया गया था जिहाद का प्रचार, ठीक है, 1857 की क्रांति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था। तो 1937 में जो प्रांतों में सरकार निर्माण के बाद जो कांग्रेस का शासन रहा था वो कितने महीने तक रहा था, ठीक है। 1937 के बाद पूछा रहेगा कि कितने महीने तक रहा था जब प्रांतों में सरकार का निर्माण हो गया था। तो 1937 में जो प्रांतों में सरकार का निर्माण हो गया था उसके बाद जो कांग्रेस का जो शासन रहा था वो रहा था 28 महीने तक केवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि 28 महीने तक रहा था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बी आर अम्बेडकर द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न का पर असफल रहा। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो असफल यह रहा था वो रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था उस पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी आर एन मुघोलकर, ठीक है, यानी आर एन जो मुघोलकर थे उन्होंने 27वां अधिवेशन हुआ था जो कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखते हैं गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो गांधी बनाम जो लेनिन नामक पुस्तक थी ना उसके लेखक पूछे जा रहे हैं। तो एस डी डोंगे ने लिखी थी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा एस ए डोंगे थे उन्होंने क्या लिखी थी, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं किस आंदोलन के समय गांधी जी ने एक वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था। तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज दिलाने का जो वादा किया गया था वो वादा किया गया था असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पे। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने यह वादा किया था कि गांधी जी एक वर्ष के अंदर भीतर जो है क्या करेंगे, राजस्व दिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज दिलाएंगे मतलब। नेक्स्ट देखते हैं 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1934 में जो कांग्रेस समाजवादी जो दल था उसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, पटना में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जो सहायक संधि जो प्रणाली थी उसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, डुप्ली ने किया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले और सर्वाधिक में डिफरेंस है, ठीक है, तो अगर सबसे पहले किया था तो वो डुप्ले ने किया था। अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो किसने किया था, वेलेजली ने सर्वाधिक किया था, ठीक है। सर्वाधिक पे बनेगा वेलेजली और जो सर्वप्रथम यूज किया था वो किया था डुप्ले ने। तो 50 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की गई है। तो विधि के समक्ष जो समता के अधिकार की जो बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 14 में। जाति धर्म नस्ल लिंग जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव था उसको निषेध का वर्णन किया गया है। तो जो जाति धर्म नस्ल और लिंग जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव निषेध का जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में या लोक नियोजन के अवसर पे समता की बात की गई है। तो लोक नियोजन के विषय में जो समता की बात की गई है, ठीक है, यानी समानता की जो बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। तो अस्पृश्यता के जो अंत का उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 17 में, ठीक है। उपाधियों के अंत का उल्लेख किया है, उपाधियां यानी उसके जो अंत का उल्लेख किया गया वो किया गया है अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 में, ठीक है। अपराधों के दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो अपराधों के दोषी सिद्धि के संरक्षण में जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 21 में। 6 से 14 के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला सवाल कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क जो या अनिवार्य जो शिक्षा होती है उसका उल्लेख किया गया आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 के कॉम है, ठीक है, अनुच्छेद 21 के कॉम है। और प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। और 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने लिखाने और अनिवार्य रूप से शिक्षा देने के लिए जो है निःशुल्क रूप से वो किया गया अनुच्छेद 21 के कॉम है। नेक्स्ट देखते हैं
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जो निरोध है उनके संरक्षण का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 22 में किया गया है। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। तो मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलाश्रम का जो प्रतिषेध का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 23 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन भी रखा है कि 2 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे काम करेंगे, ठीक है? तो 4 घंटे काम करेंगे इसमें। उसके बाद गैप होगा उनका। तो 14 वर्ष से आयु के जो कम के बच्चे होते हैं ना, उनको कारखानों में कार्य हेतु जो प्रतिषेध किया गया है, कारखानों में नहीं मतलब नॉर्मल जगह काम कर सकते हैं वो, जहाँ पे उनकी जान को खतरा ना हो, ठीक है? तो 14 वर्ष से कम की आयु के जो बच्चे हैं, उन्हें कारखानों में जो कार्य करने के जो प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 14 में, सॉरी 24 में अनुच्छेद। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार होता है, ठीक है? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक संस्कृति और कृषि संबंधी अधिकार हैं। और अनुच्छेद 22 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। और भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था, ये बताइए कमेंट करके। एक बार दोबारा से रीड कर लेता हूँ मौलिक अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 स्वतंत्र संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान की कितनी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद जो 29 है उसमें भारतीय जो स्वतंत्रता के आधार पर 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है? प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो 19 के ए में है, ठीक है? 19 के ए में। और 21 के ए में क्या है? 21 के ए में है जो 14 से लेके सॉरी 6 से लेके 14 के साल के जो बच्चे होंगे उनको क्या हो गया, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, ठीक है? याद रखिएगा ये। प्रेस की स्वतंत्रता भी इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 21 का ए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो 6 स्वतंत्रताएँ हैं वो बताई थी मैंने, ठीक है? स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में। तो उनके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 का ए जो है उसमें बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है? आदमी बोल सकता है, पर उससे क्या होना चाहिए, किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दूसरे पे स्वाभिमान पे बात नहीं आनी चाहिए। बाकी नॉर्मल बोलने का अधिकार सबको ही है। तो अनुच्छेद 19 का बी, तो अनुच्छेद 19 का बी है शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, ठीक है? यानी हमारे जो अगर हम धरना दे सकते हैं तो उसको हम शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, ठीक है? सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। अनुच्छेद 19 के बी में आता है वो। अनुच्छेद 19 का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है? संघ बना सकते हैं हम अनुच्छेद 19 के सी के तहत। अनुच्छेद 19 का डी, अनुच्छेद 19 का डी है आवागमन की स्वतंत्रता, यानी अगर हम नॉर्मल रूप से मतलब कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा इलाका का नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे मनाही हो, यानी कि सरकारी इलाके में। बाकी हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 19 का ई, तो अनुच्छेद 19 का जो ई है निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है? यानी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है और कहीं भी बस सकता है। अनुच्छेद 19 का जी, अनुच्छेद 19 का जी है कि व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी व्यापार कर सकता है कोई भी और उससे जीविका चला सकता है, ठीक है अपनी। नेक्स्ट देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसके जो हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख किया गया है। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके जो शिक्षा संस्थानों का जो स्थापना का जो उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 30 में। भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी आप सवाल पूछा था अनुच्छेद 32 के बारे में वही है, ठीक है? तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा था भीमराव अम्बेडकर ने कि ये आपके संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रीट जारी होते हैं? तो अनुच्छेद 32 के रूप में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं, ठीक है? और कमेंट करके बताइए कौन-कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है। एक तो अनुच्छेद 32 है, उससे कौन सा सेम कौन सा है 226, ठीक है? अनुच्छेद 226 उसके द्वारा क्या होता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर आपका मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है तो उसमें जो हमारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है उसमें रीट जारी करता है, ठीक है? अनुच्छेद 226 और 32 के अंतर्गत रीटें जारी होती हैं। और अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट जारी होती है, अनुच्छेद 32 के अंदर कह रहा हूँ मैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अब मैं ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद आपको डिटेल्स में पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी प्रैक्टिस का सेट से काम चलाइए, ठीक है? तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।